औद्योगिक क्रांति। अच्छा, ये शब्द सुनते ही मन में क्या तस्वीर बनती है? शायद वही धुआं उगलती फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मशीनें, है ना? एक ऐसी तकनीकी क्रांति जिसने मानो रातों रात दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही सीधी सादी है? आज हम इसी जानी पहचानी कहानी के पीछे की असली हकीकत को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। जरा उस दौर की इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है सदी का उदय, जहां एक देवी, मतलब प्रगति की देवी, तकनीक के पंखों पर सवार होकर एक नए भविष्य का ऐलान कर रही है। और दूसरी तरफ है दो जादूगर, जहां पश्चिम का नया मशीनी जादू पूरब के पुराने जादू पर हावी होता दिख रहा है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये एक सोच को दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी की जीत तय है। और पता है, इसी सोच ने हमारी और आपकी समझ को गढ़ा है। जब भी हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही तस्वीर उभरती है, फैक्ट्रियां, मशीनें और एकदम तेज विकास, रेलवे, जहाज, मतलब एक चमकदार आधुनिक दुनिया। लेकिन एक मिनट, क्या यही पूरी कहानी है, या इस चमकदार तस्वीर के पीछे कोई और ज्यादा उलझी हुई सच्चाई छिपी है? चलिए, इसके लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब फैक्ट्रियां बनी भी नहीं थीं। और ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इंग्लैंड की पहली फैक्ट्री लगने के कई दशक पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। इतिहासकार इस दौर को एक नाम देते हैं, आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वो समय था जब प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में सेंट्रलाइज नहीं था, बल्कि गांव-गांव, घर-घर में फैला हुआ था। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, शहरों में कारीगरों के अपने संगठन थे जिन्हें गिल्ड कहते थे, और ये बड़े ताकतवर थे। ये लोग प्रोडक्शन और कीमतों पर पूरा कंट्रोल रखते थे, जिससे नए व्यापारियों का मार्केट में आना मुश्किल था। तो इन व्यापारियों ने एक नया रास्ता निकाला। वो सीधे गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने किसानों और कारीगरों को सीधे पैसे दिए और उनसे अपने लिए सामान बनवाने लगे। इस पूरी प्रोसेस ने शहर और गांव के बीच एक कमाल का नेटवर्क बना दिया। व्यापारी रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनका सारा काम देहात में फैला था। ऊन खरीदने से लेकर सूत काटना, फिर कपड़ा बुनना और उसे रंगना, सब कुछ गांव के घरों में हो रहा था। और जब कपड़ा तैयार हो जाता तो उसे लंदन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और फिर फैक्ट्रियों का आगमन हुआ। लेकिन ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, जैसा हम सोचते हैं। फैक्ट्री के आने से ये जो पुराना सिस्टम था, वो तुरंत खत्म नहीं हो गया। ये आंकड़े देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। 1730 के दशक में पहली फैक्ट्री बनी, ठीक है, लेकिन उसके 70 साल बाद भी पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 भाप के इंजन थे। जी हाँ, सिर्फ 321। कपास का इंपोर्ट तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन असल टेक्नोलॉजिकल चेंज हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा धीमा था। बदलाव की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। इतिहासकार भी यही कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली नई तकनीक भी उद्योगपतियों द्वारा बहुत धीमी गति से अपनाई गई थी। तो भाई, ये उद्योगपति हिचक क्यों रहे थे? वजहें एकदम प्रैक्टिकल थीं। पहली बात, नई मशीनें बहुत महंगी थीं। दूसरा, वो अक्सर खराब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर भी भारी खर्चा आता था। और सच तो ये है कि वो हमेशा उतनी असरदार भी नहीं होती थीं जितना उनके आविष्कारक दावा करते थे। तो कोई क्यों पैसा बर्बाद करे? और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू सामने आता है, मशीनों का नहीं, बल्कि इंसानी हाथों का। उस जमाने के ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। गांव के गरीब किसान, बेघर लोग सब काम की तलाश में शहरों की तरफ भागे आ रहे थे। इसका नतीजा क्या हुआ? जब मजदूर इतने सस्ते में और आसानी से मिल रहे हों, तो उद्योगपतियों को महंगी मशीनों पर पैसा खर्च करने की कोई खास जरूरत महसूस ही नहीं हुई। इसके अलावा कई इंडस्ट्री ऐसी थी जो सीजनल थी, मतलब पूरे साल काम नहीं होता था, जैसे गैस वर्क्स या किताबों की बाइंडिंग। इनमें कुछ महीनों के लिए ही मजदूर चाहिए होते थे। तो ऐसे में महंगी मशीनें लगाकर क्या फायदा? इंसानों को काम पर रखना ज्यादा आसान था। और हाँ, एक और बड़ी वजह थी, उस दौर में हाथ से बनी बारीक चीजें अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल थी, और ये काम मशीनें कर ही नहीं सकती थी। हाथ के हुनर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उस वक्त ब्रिटेन में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थीं। ये वैरायटी मशीनों से तो मुमकिन ही नहीं थी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी कारीगरी ही चाहिए थी। विल थॉर्न नाम के एक मजदूर की ये कहानी उस दौर की सच्चाई को बयां करती है। काम की तलाश में मीलों पैदल चलना,
खुले में सो जाना और ये भी पता नहीं कि कल काम मिलेगा या नहीं। ये उस दौर के लाखों लोगों की असल कहानी थी। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर चलिए इस क्रांति की एक नई और ज्यादा सच्ची तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं औद्योगिक क्रांति की दो तस्वीरें। एक तरफ सपनों की तस्वीर जहां फैक्ट्रियां सूरज की रोशनी में चमकती दिखती हैं, और दूसरी तरफ हकीकत की तस्वीर जहां चिमनियों का धुआं आसमान को काला कर रहा है। असल में यही इसका दोहरा चेहरा था, एक सुनहरा सपना और एक कड़वी सच्चाई। तो असलियत यह है कि 19वीं सदी के बीच में एक टिपिकल वर्कर मशीन चलाने वाला ऑपरेटर नहीं था। वो एक पारंपरिक कारीगर था जो अपने हाथों और औजारों के हुनर से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। तो संक्षेप में कहें तो मिथक ये है कि ये एक तेज मशीन से चलने वाली क्रांति थी, जबकि हकीकत ये है कि ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसमें पारंपरिक उद्योग और हाथ का काम बहुत लंबे समय तक कहानी के केंद्र में बना रहा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर कोई क्रांति इतनी धीमी, इतनी जटिल और इतने विरोधाभासों से भरी हो, तो क्या हमें क्रांति शब्द के मतलब के बारे में ही फिर से सोचने की जरूरत नहीं है?